हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को कल के वीडियो में हम बतलाए थे, थ्योरी ख़त्म किए थे विस्थापन का ग्राफीय निरूपण। इसके बाद थ्योरी के बाद आप लोगों को बतलाया गया था पहला और दूसरा दो प्रश्न आप लोगों को बतला दिए थे। तो आज तीसरा नंबर प्रश्न से हम बनाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब्जेक्टिव वाला वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वेक्टर अच्छा चैप्टर है। 10 और 11 से 18 नंबर का परीक्षा में पूछता है। और कितना भी सिलेबस काटेगा, यदि सिलेबस काटता है लॉकडाउन के चलते, तो वेक्टर और 3D यानी 10 और 11 चैप्टर नहीं कट पाएगा। तो इसको बहुत अच्छा से आप लोग देखिए। तो चलते हैं आज के पढ़ाई पर। और आप लोग को बतला दें, जो लाइक नहीं करें वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखें। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को सदिश एवं अदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। आपको बतलाना है इसमें कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। तो कल हम बतला चुके हैं कि जिसमें देखिए दुनिया का जितना भी वस्तु होता है, दुनिया का जितना भी वस्तु होता है सब में परिमाण होता है, लेकिन सब में दिशा नहीं होता है। और याद रखिए, जिसमें दिशा रहेगा उसको सदिश कहेंगे, जिसमें दिशा नहीं रहेगा उसको सदिश नहीं कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, निम्नलिखित को सदिश एवं अदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। पहला, आपको बतलाना है कौन सदिश है और कौन अदिश है। जिसमें डायरेक्शन रहेगा वो सदिश और जिसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा वो अदिश। जैसे देखिए, समय कालांश, समय में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, समय में कोई दिशा नहीं होता है। तो इसी के चलते समय कालांश को हम लोग कहेंगे अदिश। दूसरा, दूरी। अगर यही कहता कि पूरब से पश्चिम 5 किलोमीटर की दूरी, तो सदिश हो जाता, क्योंकि डायरेक्शन पता है कि पूरब से पश्चिम है। लेकिन इसमें केवल दूरी कह रहा है और केवल दूरी से पता नहीं है कि उसका डायरेक्शन किधर है। मान लीजिए हम बोलेंगे, आपसे बोले कि दूरी, तो इससे पता नहीं है कि डायरेक्शन किधर है। तो देखिए, केवल दूरी कहने का मतलब है कि इससे पता नहीं चल रहा है कि इसका डायरेक्शन है आखिर किधर है, डायरेक्शन इसका होगा किधर। तो दूरी केवल कहने से दिशा का निरूपण नहीं होता है। तो इसी के चलते दूरी भी अदिश राशि है। एक बार समझ लीजिए, समय कालांश, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। समय में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई दिशा नहीं होता है, इसी के चलते समय कालांश अदिश है। दूरी, केवल दूरी में कह दिया गया कि दूरी, तो केवल दूरी से पता नहीं चलेगा कि इसमें डायरेक्शन है कि नहीं है। इसको हम लोग क्या कह देंगे, अदिश। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। बल, तीसरा है बल। आप लोग सोचिए, कोई वस्तु है, यदि उस पर आप बल लगाते हैं, यदि कोई वस्तु है उस पर आप बल लगाइएगा तो अपने आप उसमें डायरेक्शन आ जाएगा। किसी भी स्थिर वस्तु पर आप जाकर थोड़ा सा बल लगा दीजिए ऐसे, तो उसमें अपने आप बल लगाने से अपने आप दिशा निर्देशित होने लगेगा। बल जब किसी वस्तु पर या किसी पदार्थ पर या किसी व्यक्ति पर बल लगाते हैं तो अपने आप डायरेक्शन आता है। यही कारण है कि बल कौन राशि है, तो बल जो है सदिश है। किसी वस्तु पर बल लगाइएगा तो अपने आप डायरेक्शन आ जाएगा। यही कारण है कि बल कौन राशि है, सदिश है। अब आ रहा है वेग। कोई कहता है कि वो वेग में जा रहा है,
कोई कहता है बहुत अधिक वेग से आया, तो वेग में डायरेक्शन होता है, क्योंकि अधिक वेग से जा रहा है तो डायरेक्शन तो बता ही रहा है किधर जा रहा है, तो वेग जो होगा वो सदिश राशि होगा। अब आता है 5 नंबर कार्य। कार्य में डायरेक्शन नहीं होता है। कोई आपके घर पर काम हो रहा है तो उसमें कोई दिशा निरूपित नहीं होता है। आपके घर पर कोई कार्य हो रहा है, आपके घर पर कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब कोई आप काम किए हैं उसमें दिशा नहीं होता है, यानी डायरेक्शन नहीं होता है। तो यही कारण है कि कार्य जो है वो अदिश राशि हो जाएगा, अदिश राशि। समझ गए होंगे। एक बार रिपीट, समय कालांश, समय में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसी के चलते अदिश। दूरी, दूरी में कोई डायरेक्शन नहीं है तो अदिश। बल, किसी वस्तु को बल लगाएंगे तो डायरेक्शन आ जाएगा तो सदिश। वेग में कोई वेग में चलता है, कोई वेग में चल रहा है तो डायरेक्शन आ जाएगा तो सदिश। अब कार्य में कोई दिशा नहीं होता है तो उसको अदिश। मेरे प्यारे स्टूडेंट समझ गए होंगे आप लोग। तो तीसरा समझ गए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट के जरिए आप लोग हमारे पास तक शेयर करिएगा बात को। तो यहां तक देख लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, मिटाने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर है 4। आकृति, आकृति 10.6 ब्रैकेट में 1 वर्ग, 10.6 1 वर्ग में निम्नलिखित, सदिशों को, निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए, पहचानिए, पहचानिए। निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए, मिटा दे रहे हैं। पहला सह आदिम, सह आदिम। दूसरा समान। तीसरा संरेख, परंतु, संरेख परंतु असमान, संरेख परंतु असमान। आकृति बगल में जो है उसको देख लेंगे। एक वर्ग का आकृति है बगल में, ध्यान से देखिएगा, ये वर्ग है। तो डायरेक्शन देखिए, ए वेक्टर, यहां डायरेक्शन देखिए, तो यहां डायरेक्शन हो जाएगा तो हो जाएगा डी वेक्टर।
यहां से डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा सी वेक्टर। फिर यहां डायरेक्शन बी वेक्टर, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या है कि इसका आंसर गलती है। किताब में इसका उत्तर मिलाइएगा तो इसका आंसर जो है बाबू गलत दिया। तो एक आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, इस मैथ को हम बना रहे हैं, लेकिन जब बना लेंगे तो आप लोग घर पे आंसर मत मिलाइएगा। यदि घर पे आंसर मिलाइएगा तो इसका आंसर किताब में गलती दिया है। प्रश्न सही है, ये जो प्रश्न है पूरा सही है, लेकिन किताब में इसका आंसर जो है वो गलत किया है। तो कृपया किताब का आंसर नहीं मिलेगा तो आप लोग टेंशन में मत आइएगा। किताब का आंसर नहीं मिलेगा तो टेंशन में मत आइएगा, क्योंकि इसका किताब का जो आंसर है वो गलत है। समझ गए? किताब का आंसर क्या है? गलत है। किताब का आंसर क्या है? गलत है। तो किताब के आंसर मिला करके टेंशन में मत आ जाइएगा कि गलत बना है, ये सही बन रहा है, लेकिन किताब का जो आंसर है वो गलत है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इसका हल देखिए, कह रहा है कि आकृति यही है 10.6, आकृति 10.6, कह रहा है कि आकृति 10.6 एक वर्ग, मतलब ये किसका फिगर है? वर्ग का, वर्ग का फिगर है। ये जो फिगर है वर्ग का है। तो आकृति 10.6 एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। ये वर्ग का आकृति है, इसमें जितना सदिश है उसको पहचानना है। देखिए आप लोग, पहला में कह रहा है सह आदिम, पहला में कह रहा है सह आदिम। तो सह आदिम का परिभाषा आप लोगों को हम बतलाए थे। वैसे दो या दो से अधिक सदिश, वैसे दो या दो से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, जो एक ही बिंदु से चलेगा, उसको क्या कहते हैं? सह आदिम। पढ़े आप लोग थ्योरी में, सदिश का प्रकार में बतलाए थे एक सह आदिम सदिश। तो वैसे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, मतलब एक ही बिंदु से कितना भी सदिश चलेगा तो उसको हम लोग कौन आदिम कहेंगे? सह आदिम सदिश। तो यहां देखिए, इसमें मिलाते हैं इस फिगर में कि कौन कौन ऐसा सदिश है जो एक ही बिंदु से चल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये जो ए वेक्टर है, ये जो ए वेक्टर का डायरेक्शन है और डी वेक्टर का डायरेक्शन है। देखिए ए का डायरेक्शन इधर है और डी का भी इधर है। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर और डी का इधर, लेकिन ए वेक्टर भी यही बिंदु से चला है। ए वेक्टर भी इसी बिंदु से चल रहा है और डी वेक्टर भी इसी बिंदु से चल रहा है। तो ए वेक्टर और डी वेक्टर के चलने वाला बिंदु एक ही है। और आप लोग हम बतलाए हैं कि जो एक ही बिंदु से कितना भी वेक्टर निकलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सह आदिम। तो यहां देखिए ए वेक्टर जो है, देखिए ए वेक्टर का निकलने का बिंदु ही है। ए वेक्टर यहीं से जा रहा है, अब डी वेक्टर भी यहीं से जा रहा है। ए वेक्टर और डी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, मतलब ए वेक्टर भी यहीं से निकला है और डी वेक्टर भी यहीं से निकला है। यानी ए वेक्टर डी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु जो है इक्वल है। ए वेक्टर डी वेक्टर का प्रारंभिक, देखिए ए वेक्टर भी इसी बिंदु से चला है, डी वेक्टर भी इसी बिंदु से चला है। तो इस बिंदु से ही ये ए पर गया और इस बिंदु से ही डी पर गया। तो इसमें सह आदिम कौन कौन होगा? ए वेक्टर तथा डी वेक्टर। पहला का जवाब हो गया। पहला में कह रहा था सह आदिम
तो सह आदिम कौन कौन होगा? तो ए वेक्टर और डी वेक्टर जो है वो कौन आदिम होगा? सह आदिम। समझ गए? अब देखिए दूसरा में कह रहा है समान। समान सदिश का परिभाषा बतलाए थे। दो या दो से अधिक सदिश जिसका परिमाण और दिशा आपस में पूरा पूरा बराबर होता है उसको हम लोग कहते हैं समान सदिश। इसमें देखिए कौन कौन का परिमाण दिशा बराबर है, ध्यान से देखिएगा। तो B यहां से निकला, इसका डायरेक्शन देखिए ही है, D का भी डायरेक्शन देखिए यही है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, B का परिमाण और D का परिमाण बराबर है और B का दिशा और D का भी दिशा बराबर है। ध्यान से देखिएगा, हम समान सदिश का परिभाषा बतलाए थे। वैसे सदिश, वैसे दो या दो से अधिक सदिश जिसका परिमाण और दिशा पूरा पूरा बराबर होता है उसे समान सदिश कहते हैं। तो यहां देखिए B वेक्टर का डायरेक्शन और D वेक्टर का डायरेक्शन, देखिए B वेक्टर का देखिए B वेक्टर का परिमाण, ध्यान से देखिएगा, B वेक्टर का परिमाण और D वेक्टर का परिमाण बराबर है और B वेक्टर का दिशा और D वेक्टर का भी दिशा बराबर है, यानी B और D का परिमाण भी बराबर है और डायरेक्शन दिशा भी बराबर है। तो समान सदिश कौन कौन हो जाएगा? तो B वेक्टर तथा D वेक्टर। समझ गए होंगे बाबू? जहां दिक्कत होगा कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करिएगा। अब देखिए तीसरा में क्या जानते हैं, इसमें क्या करना है बाबू? जानते हैं, फिगर को देखकर और जो प्रकार पढ़े हैं उसके अनुसार चेक करना है कौन कौन सही होगा, मतलब कौन कौन होगा। आइए तीसरा में, संरेख परंतु असमान। संरेख होगा लेकिन असमान होगा। असमान मतलब एक दूसरे से भिन्न। तो यहां देखते हैं, संरेख का परिभाषा बतलाए थे। दो या दो से अधिक सदिश जब एक दूसरे के समांतर होते हैं, दो या दो से अधिक सदिश जब एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उसे संरेख सदिश कहते हैं। तो यहां कह रहा है संरेख परंतु असमान। अब ध्यान से देखिए, ए वेक्टर और सी वेक्टर समांतर है, ध्यान दीजिए। ऐसे तो बी वेक्टर डी वेक्टर भी समांतर है लेकिन दोनों का दिशा जो है समान है। यहां क्या कर रहा है? संरेख परंतु असमान। समांतर होना चाहिए लेकिन असमान होना चाहिए। ध्यान दीजिए, संरेख परंतु असमान मतलब संरेख होगा लेकिन असमान भी होगा। तो यहां मिलाइए, ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर सी वेक्टर एक दूसरे के समांतर है। ए वेक्टर सी वेक्टर एक दूसरे के समांतर है लेकिन इसका दिशा जो है असमान है। इसका दिशा इधर तो इसका दिशा इधर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तीसरा का? ए वेक्टर तथा सी वेक्टर। क्यों? ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें कह रहा था कि संरेख परंतु असमान। तो यहां पर देखना है कि ए वेक्टर सी वेक्टर समांतर है और जो समांतर होता है उसे संरेख कहते हैं। तो ए वेक्टर सी वेक्टर समांतर है, ए वेक्टर सी वेक्टर समांतर है लेकिन इसका दिशा जो है विपरीत है। इसका दिशा इधर है तो इसका दिशा इधर है। तो समान संरेख परंतु असमान, ये दोनों संरेख है लेकिन इसका डायरेक्शन इधर इसका डायरेक्शन इधर, तो ये दोनों असमान भी है। तो हो गया ए वेक्टर तथा सी वेक्टर। प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद है कि चौथा नंबर आप लोग समझ गए होंगे। तो देख लीजिए, इसके बाद पांचवा बतलाते हैं। प्रश्न को मिटा दे रहे हैं। पांचवा प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित
निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य, सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। निम्नलिखित का उत्तर सत्य और असत्य के रूप में देना है, बतलाना है कि कौन सही है और कौन गलत है। ये पूरा मिटा दे रहे हैं। ये तो समझ गए होंगे तो ये मिटा दे रहे हैं। दिक्कत होगा तो वीडियो को वहीं पर रोक कर देख लीजिएगा। तो मिटा दे रहे हैं ये वाला। देखिए, पहला ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख है। ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख है। बतलाना है कि कौन सही है कौन गलत है। इसका आंसर देखिए, इसका हल क्या कह रहा है कि ए वेक्टर, बतलाना है कौन सही है कौन गलत है। तो कह रहा है ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख है। तो देखिए, अगर ए वेक्टर बनाते हैं तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया माइनस ए वेक्टर। तो हम कभी आप लोगों को बतलाए थे कि जो देखिए दो या दो से अधिक सदिश जब एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उसे संरेख कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो ए वेक्टर है और माइनस ए वेक्टर है एक दूसरे के समांतर है, और जो एक दूसरे के समांतर होता है उसे संरेख कहते हैं। तो ये कह रहा है कि ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख है, तो लिख देंगे आंसर में सत्य है। आंसर इसका हो जाएगा सत्य है, क्योंकि ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक दूसरे के समांतर है, और जो एक दूसरे के समांतर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संरेख। इसका मतलब जो कह रहा है वो सही है, यानी सत्य है। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, सदैव समान होता है। देखिए ये क्या कह रहा है, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। फिर एक बार, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। ये कह रहा है कि दो गो संरेख सदिश का परिमाण हमेशा समान होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका परिमाण, देखिए संरेख सदिश का परिमाण कोई जरूरी नहीं है कि समान होगा, समान हो भी सकता है और समान नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ई वेक्टर, ई वेक्टर, ई वेक्टर, ई वेक्टर, ये सब संरेख है कि नहीं? ये चारों वेक्टर संरेख है, लेकिन चारों का परिमाण बराबर नहीं है। तो यहां कह रहा है कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। परिमाण सदैव समान किसका होता है? समान सदिश का। समान सदिश का परिमाण सदैव समान होता है, लेकिन संरेख सदिश का परिमाण समान हो भी सकता है और समान नहीं भी हो सकता है। तो ये सही नहीं है। तो इसका हल लिखेंगे असत्य। लिख लीजिए। कहने का अर्थ है
दूसरा में दिया है कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि दो संरेख सदिश का परिमाण समान ही होगा, समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये सही नहीं है। तो इसका मतलब हल में लिखेंगे कि असत्य है। संरेख में समांतर से मतलब होता है, परिमाण से नहीं। परिमाण समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका नाम क्या है कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, जो कि गलत है। समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसी के चलते असत्य हो गया। तो आगे चलते हैं, अगला देखिए, मिटा दे रहा है। अगला तीसरा नंबर, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। कह रहा है कि समान परिमाण वाला दो सदिश संरेख होगा, कोई जरूरी नहीं है। ये क्या कह रहा है, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। फिर एक बार, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। परिमाण समान होने से ही संरेख नहीं होगा। संरेख में परिमाण समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। संरेख में परिमाण जो है समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसी के चलते इसका भी हल हो जाएगा असत्य। इसका कहना है कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि समान परिमाण होगा तो संरेख हुई करेगा। मतलब संरेख में परिमाण समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यही कारण है कि ये जो कंडीशन है ये सही नहीं है, गलत है। समझ गए? अगला और अंतिम, ये मिटा दे रहा है। चौथा नंबर, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो सदिश नहीं, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। तीसरा में है समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, तो हो गया। चौथा में समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। तो केवल परिमाण बराबर होने से समान नहीं होगा। समान सदिश का परिभाषा पढ़े हैं, वैसे सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों बराबर होता है उसे कहते हैं समान सदिश। यहाँ क्या कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। केवल परिमाण बराबर होने से समान नहीं होगा। अगर यहाँ कहता कि समान परिमाण और दिशा वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं तो सही हो जाता, क्योंकि समान सदिश में परिमाण और दिशा दोनों समान होना चाहिए। और इसमें केवल कह रहा है कि परिमाण समान है, जिसका परिमाण दिशा दोनों समान होगा उसी को समान सदिश कहेंगे। इसमें केवल परिमाण समान है, दिशा समान नहीं है, तो इसलिए ये भी आपका हो जाएगा हल असत्य। कारण क्योंकि समान सदिश में परिमाण और दिशा दोनों बराबर होता है और इसमें केवल परिमाण बराबर है, दिशा बराबर नहीं है। तो उम्मीद है प्यारे स्टूडेंट कि आप लोग सब समझ गए होंगे।
तो कल का क्लास मिस मत कीजिए, कल थ्योरी होगा। आज 10.1 खत्म हो गया, आज 10.1 खत्म हो गया। कल के क्लास मिस मत कीजिएगा। कल के क्लास में आप लोगों का थ्योरी होगा एक्सरसाइज 10.2 के। पूरा वीडियो देखिए, और कल का क्लास थ्योरी का है, तो थ्योरी का क्लास कल वाला मिस मत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बाबू।